शांति एक गरीब औरत थी जो सिलाई का काम करके अपना घर चलाती थी। शांति ने अकेले ही अपने तीनों बेटों की परवरिश की थी और उनकी शादी भी शांति ने अच्छे और अमीर घर की लड़कियों से करवाई थी। शांति की तीनों बहुएं अमीर घर से थीं और इस बात का उनकी तीनों बहुओं को बहुत ही घमंड था। ऐसे ही एक दिन शांति कपड़े सिल रही होती है, तभी वहां शांति की सबसे बड़ी बहू रूपाली आती है। माँ जी, आप फिर से अपनी सिलाई लेकर बैठ गई। मैंने आपको कितनी बार कहा है ना, अब आपको इन सिलाई की जरूरत नहीं है। आपके घर में आपकी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बहुएं हैं और हम तीनों ही अच्छी फैमिली से हैं। बहू, मैं जानती हूँ कि तुम तीनों बहुत अमीर हो और तुम्हारे माँ बाप ने भी बहुत अच्छा खासा दहेज दिया है, पर मेरी रोजी रोटी ना ये सिलाई ही है और इन्हीं की बदौलत मैंने अपने बेटों की शादी तुमसे कराई है। इसलिए जब तक मेरे हाथ पैर सही सलामत हैं, मैं अपना सिलाई का काम तो नहीं छोड़ने वाली। अपनी सास की ये बात सुनकर रूपाली को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। उसके जाते ही शांति की दूसरी बहू सिमरन आ जाती है और अपनी सास को सिलाई करता देख अपनी सास से कहती है, ये क्या माँ जी, आप फिर से सिलाई करने लगी? आप जल्दी से अपना सिलाई और कपड़ा लेकर यहाँ से हटो, मेरे कुछ दोस्त घर आ रहे हैं। अरे बहू, पूरा घर कपड़े, इंची टेप और कतरन से बिखरा पड़ा हुआ है। तुझे पहले बताना चाहिए था ना कि तेरे दोस्त आज घर पर पार्टी करने के लिए आ रहे हैं। अगर मुझे पता होता ना तो मैं सिलाई मशीन बाहर नहीं निकालती। माँ जी, मुझे क्या पता था कि इतना मना करने के बाद भी आप अपनी सिलाई मशीन लेकर बैठ जाओगी। मुझे तो लगा था कि हमारे समझाने के बाद आपको थोड़ी बुद्धि आ गई होगी, पर आप नहीं सुधरने वाली। सिमरन अपनी सास से बात कर ही रही होती है कि तभी वहां शांति की सबसे छोटी बेटी बबीता आती है, जो अपनी जेठानी की ऐसी बातें सुनकर अपनी जेठानी से कहती है, दीदी, आप माँ जी से ये कैसी बातें कर रही हैं? सिलाई करना माँ जी का काम ही नहीं, शौक भी है, और आप माँ जी को ताने दे रही हो। आप उनकी थोड़ी मदद नहीं कर सकती सिलाई मशीन अंदर रखवाने में? क्या मैं? हाँ, क्योंकि दोस्त आपके घर पर आ रहे हैं, माँ जी के नहीं। सास की चमची, अगर चमचागिरी हो गई हो तो थोड़ा हाथ तुम भी बटा दो। वैसे भी मैं खुद ही माँ जी की मदद करने वाली थी। वो तो देखा है मैंने। शांति की तीनों बहुएं अमीर थीं, पर शांति की दोनों बड़ी बहू में बहुत ही घमंड था। पर शांति की सबसे छोटी बहू हमेशा शांति से रहती, पर कभी कभी वो भी अपनी अमीरीपन का घमंड अपनी सास को दिखा ही दिया करती। अब शांति अपनी दोनों बहू की मदद से अपनी सिलाई मशीन कमरे में ले जाती है और कमरे में बैठकर सिलाई करने लगती है। कुछ देर बाद सिमरन के सभी दोस्त घर पर आते हैं और उन्हें मशीन चलने की आवाज सुनाई देती है। तुम्हारे घर में कोई दर्जी है क्या? मुझे सिलाई की आवाज आ रही है। नहीं, मेरे घर में भला। अरे, तुम्हारी तो कान और दिमाग दोनों ही कितने तेज हैं। तुमने बिल्कुल सही पकड़ा। हमारे घर में एक दर्जी है और दर्जी कोई और नहीं बल्कि हमारी माँ जी है, जो हमारी बेइज्जती करवाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। क्यों, तुम्हें पता नहीं था? नहीं, मुझे तो अभी पता चला। सिमरन, गलत बात। तुम्हें अपने दोस्त से ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। वैसे तुम्हारे पास एक दर्जी है और तुमने हमें बताया भी नहीं। बता देती हमें भी। क्या बताती कि मेरी सास दर्जी है, वो कपड़े सिलती है? अरे, मैं इतने अमीर घर से हूँ, इतने मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ और मेरी सास 100-200 रुपए की सिलाई करती है। अगर मैं तुम सबको ये बात बता देती तो क्या मेरी बेइज्जती नहीं होती? अब सिमरन की ऐसी बातें सुनकर उसके दोस्त उससे कुछ नहीं बोल पाती और वो सब मिलकर पार्टी करने लगते हैं। पर उनके पार्टी करने से बबीता परेशान हो जाती है और वो गुस्से में अपने कमरे से बाहर आकर घर आए मेहमानों से कहती है, ये घर या कोई डिस्को या क्लब नहीं है, इसलिए आप सभी को अगर पार्टी करनी है तो बाहर जाकर कीजिए। सिमरन, तेरी जेठानी तो अच्छी है, पर तेरी देवरानी तो बड़ी बदतमीज है। उसे घर आए मेहमानों से बात करने की तमीज है या नहीं? बबीता, ये सब क्या? तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है मेरे रास्ते में मत आया करो। फिर क्यों मेरे दोस्तों के साथ इस तरह की बातें कर रही हो? अगर मैंने तुम्हारे दोस्तों की बेइज्जती करी तो? दीदी, शायद आपने भूल गई, पर आपने मेरे दोस्तों की एक बार बेइज्जती करी थी और मैं बस उसी का बदला ले रही हूँ। और वैसे भी मैं आप लोगों की पार्टी की वजह से तो डिस्टर्ब हो रही हूँ। मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग भी चल रही है, इसलिए अगर आप लोगों को पार्टी करनी है तो आप मेरे क्लब में चले जाओ, मुफ्त की पार्टी कर लेना मेरा नाम लेकर। बबीता, अगर तुम अमीर हो तो हम भी कोई गरीब नहीं हैं, इसलिए हर समय अपनी क्लब का धोस मत दिखाया करो।
दोस्त तो दिखाना पड़ेगा ना जेठानी जी, क्योंकि आप लोग अपने माँ बाप के पैसे पर उड़ते हैं, पर मैं अपने पैसों पर उड़ती हूँ। सच में ये औरत बहुत बदतमीज है। हमें नहीं करनी यहाँ पार्टी, हम जा रहे हैं यहाँ से। सिमरन के सारे दोस्त नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। अब ये देखकर सिमरन बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों बबीता को परेशान करने के लिए जानबूझकर कभी टीवी की आवाज तेज कर देते तो कभी खुद माइक लेकर गाना गाने लग जाती। मेरा मन कहने लगा चलो फिर से बबीता को तंग करें। आज हम फिर करेंगे उसकी मीटिंग खराब, क्योंकि उसने नहीं करने दी हमको पार्टी। अरे बहू, तुम दोनों तो कोई काम नहीं करती हो, लेकिन मुझे और बबीता बहू को तो बहुत सारा काम करना है। हमें काम करने दो। हमें परेशान क्यों कर रही हो तुम दोनों? हम आपको नहीं, अपनी देवरानी जी को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि उसने हमें भी परेशान किया था। लेकिन बहू, वो तो मेरा ही काम कर रही है ना। आपका काम मैं समझी नहीं, भला वो आपका कौन सा काम करने लगी? अरे बहू, उस दिन जो तेरी दोस्त आई थी ना, बबीता ने उसे बहुत भला बुरा कहा और मेरे ही कहने पर बबीता ने उससे माफी मांगी। उसके बाद बबीता को अपनी गलती का एहसास हो गया। तो तेरी दोस्त ने बताया कि उसका बिजनेस है फैशन डिजाइनिंग का, इसीलिए उन्हें एक ऐसा दर्जी चाहिए जो उनके लिए कपड़े सिल सके और उनके डिजाइन बना सके। तो इसीलिए बहू ने तेरी दोस्त से दोस्ती कर ली और अब हम दोनों एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और मैं उसी की सिलाई कर रही हूँ। क्या वो बबीता इतना बड़ा गेम खेल रही है और मुझे पता भी नहीं चला? अब जैसे ही सिमरन को पता चलता है कि बबीता ने उसकी दोस्त से हाथ मिला लिया है, सिमरन को यकीन नहीं होता और तभी वहाँ बबीता आ जाती है। दीदी, अगर आप दोनों अपनी अमीरी के घमंड में इसी तरह से अंधी रहेंगे ना, तो कभी आप दोनों को कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए कहती हूँ, माँ बाप की दौलत पर इतना मत उड़ो, खुद की कुछ मेहनत करो। और अब आप दोनों माँ जी को अपने पैसों का घमंड नहीं दिखा सकोगे, क्योंकि अब माँ जी बहुत ही जल्दी अमीर बनने वाली है। अब जैसे ही सिमरन और शीतल को पता चलता है कि शांति एक बड़ी कंपनी के लिए काम कर रही है और वहां के डिजाइनरों की बनाई हुई ड्रेस को सिल रही है, तो उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद शांति की तीनों बहुएं शांति की मदद करती हैं और उन्हें फिर कभी भी सिलाई करने से नहीं रोकती हैं। और बहुत जल्द शांति इस उम्र में आकर एक फैशन डिजाइनर बन जाती हैं और अपनी बबीता बहू के बदौलत आसमान की ऊंचाइयों को छूती हैं। सुमित्रा काफी अमीर थी, इसलिए वो गरीब लोगों से नफरत किया करती थी। सुमित्रा की बड़ी बहू प्रिया भी काफी अमीर घराने से थी, पर सुमित्रा की छोटी बहू कोमल एक गरीब घर की लड़की थी। सुमित्रा के छोटे बेटे अमित ने सुमित्रा के खिलाफ जाकर एक गरीब घर की लड़की से शादी की थी, इसलिए सुमित्रा अपनी छोटी बहू से नफरत करती थी। ऐसे ही एक दिन, माँ जी और दीदी, मैंने आप दोनों का लंच तैयार कर दिया है, आप दोनों चलकर खा लीजिए। तुझ गरीब को पता भी है हम लोग लंच में क्या खाते हैं और डिनर में क्या। तुझे आए इस घर में अभी दिन ही कितने हुए हैं? ए लड़की, किससे पूछकर तू किचन में गई और तूने हमारे लिए लंच बनाया? माँ जी, मुझे इस घर में आए हुए 10 दिन हो गए हैं। मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना, बस इसीलिए मैंने आप दोनों के लिए खाना बना दिया है। एक बार आप जाके खा लीजिए। क्या बात है, घर में आते ही इस घर को अपना बना लिया? माँ जी, अब बेचारी इतनी रिक्वेस्ट कर रही है तो चलकर क्यों ना खा ही लिया जाए। प्रिया अपनी सास को इशारों में कुछ समझाती है और सुमित्रा अपनी बड़ी बहू प्रिया की बातों को समझ जाती है। अब दोनों कोमल का हाथ का बनाया हुआ खाना खाने के लिए बाहर जाती है और खाने का एक निवाला खाकर कोमल के ऊपर फेंक देती है। ये खाना बनाया तूने हमारे लिए? ऐसा घटिया खाना तुम जैसे गरीब लोग ही खाते होगे। माँ जी, ये आपने क्या किया? इतना सारा खाना इस बेचारी गरीब लड़की के ऊपर फेंक दिया। इस बेचारी के पास 2 ही जोड़ी कपड़े हैं, जिसमें से एक खराब हो गए। अब ये बेचारी क्या पहनेगी? इतनी ही गरीब थी तो अपनी हैसियत वाले घर में जाती ना, क्यों बनी इस घर की बहू? इसकी वजह से मेरे और मेरे बेटे के बीच का रिश्ता तो खराब हो गया ना। इतना बोलकर सुमित्रा और प्रिया वहाँ से चली जाती है। अब बेचारी कोमल को बहुत दुख होता है और वो अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है, पर वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। रात को अमित घर आता है और कोमल को अपने कमरे में देख उसे कहता है, क्या कोमल, तुम हर समय अपने कमरे में रहती हो? अगर तुम माँ और भाभी से बात नहीं करोगी तो वो तुम्हें जानेंगी कैसे? नहीं अमित जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे ना थोड़ा सा डर लगता है। वो क्या है ना, आज से पहले मैं कभी भी इतने बड़े घर में नहीं गई और मुझे इन सब की आदत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, चलो मेरे साथ बाहर, आज हम सब एक साथ खाना खाएंगे।
अब अमित जबरदस्ती कोमल को अपने साथ बाहर ले जाता है, जहाँ सुमित्रा कोमल को देखकर वहाँ से उठकर जाने लगती है, पर प्रिया अपनी सास का हाथ पकड़ लेती है और उसके कान में धीरे से कहती है, माँ जी होश से काम लीजिए। अमित की नजरों में अच्छा बनकर इस गरीब को इस घर से धक्के मारकर निकाल दीजिए। अगर आप अमित की नजरों में बुरी बन गई ना, तो ये लड़की ना इस घर की रानी बन जाएगी। प्रिया के कहने पर सुमित्रा बैठ जाती है और कोमल से मीठी मीठी बातें करने लगती है। ये सब देखकर अमित को विश्वास हो जाता है कि घर में सभी ने कोमल को अपना लिया है। पर अमित के जाने के बाद सुमित्रा और प्रिया अपने असली रूप में आ जाती हैं। तुझे क्या लगा तू अपने आंसू दिखाकर मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर देगी? अरे बहुत देखे मैंने तुझ जैसी गरीब लड़कियों को। मैं तुझे अपने बेटे की जिंदगी से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। देखो देवरानी जी, तुम हमारे इस घर के लायक नहीं हो, जानती भी हो। जब मैं इस घर में आई थी तो मैं BMW कार और ना जाने कितने महंगे तोहफे लेकर आई थी। तुम क्या लेकर आई हो? 2 जोड़ी कपड़े। मानती हूँ कि मैं गरीब हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंसान नहीं हूँ। और मैंने अमित जी से जबरदस्ती शादी नहीं की थी, उन्होंने मुझसे शादी की थी मेरे पिताजी के मृत्यु के बाद। मेरे बेटे ने तरस खाकर तुझसे शादी करी थी, क्योंकि तेरे उस मर रहे बुढ़े बाप का एक्सीडेंट मेरे बेटे की गाड़ी से हुआ और तेरा मरता बाप तेरा हाथ मेरे बेटे के हाथ में थमा गया। मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, अमित के सामने मैं कितनी ही अच्छे से तुझसे बात क्यों ना करूं, पर तू मेरे सामने खड़े मत रहना। चल दबाओ यहाँ से। अपनी सास की बातें सुनकर कोमल रोती हुई वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन प्रिया अपने देवर और देवरानी के बीच में फूट डलवाने के लिए कोमल से झूठ कहती है। कोमल, तुम्हें आए हुए 1 महीना हो गया, पर मुझे अब तुम्हारे लिए बुरा लगता है। सही कहा था तुमने उस दिन। तुम गरीब हो पर हमारी तरह इंसान ही हो। मैं कुछ भी नहीं समझी, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ, ताकि तुम्हारा और देवर जी का रिश्ता मजबूत हो सके। मैंने देखा है तुम देवर जी के बारे में कुछ नहीं जानती, उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहती हो। अगर हाँ, तो मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ। क्या आप सच में मेरी मदद करना चाहती हैं? बताइए ना कि मैं क्या करूं, ताकि जिससे अमित जी के मन से ये बोझ हट जाए कि मेरे पिताजी की मौत का जिम्मेदार वो हैं। देवर जी को खीर बहुत पसंद है। तुम एक काम करो, आज रात उनके लिए खीर बनाना और उनसे अपनी मन की सारी बात कह देना। देखना, इससे तुम्हारा रिश्ता बहुत मजबूत होगा। इतना बोलकर प्रिया वहाँ से चली जाती है। बेचारी कोमल अपनी जेठानी की बातों में आ जाती है और अमित के लिए खीर बनाती है। अमित को खीर की खुशबू से ही एलर्जी थी और रात को जब अमित घर आता है तब कोमल अमित को खीर देती है। खीर देख अमित को गुस्सा आ जाता है और वो कोमल पर नाराज हो जाता है। कोमल, ये क्या बदतमीजी है? क्या तुम्हें घर में किसी ने बताया नहीं कि मुझे खीर की खुशबू से भी एलर्जी है? तुम चाहती क्या हो, कि मैं मर जाऊं? तुम अपने पिता की मौत का गुनहगार मुझे आज भी मानती हो, पर मैं तुम्हें समझा चुका हूँ कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। नहीं अमित जी, मैं अपने पिताजी की मौत का जिम्मेदार आपको नहीं ठहरा रही। वो तो बस ये सब मैंने। रहने भी दे, जब से आई है तब से तूने मेरे बेटे का जीना आराम कर रखा है। मैंने तुझे कहा था कि अमित को कभी खीर मत देना, और तूने बिना पूछे अमित को खीर क्यों दी? सही कहा बेटा तूने। तेरी जान की दुश्मन बनी बैठी है और तू इस पर अपनी जान लुटा रहा है। देवरानी जी, आपने बिल्कुल सही नहीं किया। भला अपने पति के साथ कोई ऐसा करता है? माना कि देवर जी से एक छोटी सी गलती हुई, पर आप भूले मत कि आपके पिताजी वैसे ही मरने वाले थे। अमित कोमल से काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो वहीं दूसरी ओर कोमल भी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ये सब देखकर प्रिया और सुमित्रा को बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगती है। प्रिया बहू, तेरा ये आइडिया काम कर गया। तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। अब आएगा मजा। अब देखती हो इस कलमोई को घर से निकालने में मुझे कौन रोकता है। पर इसके लिए माँ जी आपको थोड़ा और सब्र रखना होगा। भले ही आज देवर जी उस गरीब लड़की से नाराज हुए हैं, पर उनके मन में अभी भी उसके लिए प्यार जिंदा है। इस तरह से सुमित्रा और प्रिया हंस हंस के बातें कर रही थी, जिस पर उनकी सारी बातें अमित सुन लेता है। जिसके बाद अमित उन दोनों के सामने आकर उनसे कहता है, आप दोनों ने बहुत अच्छा प्लान बनाया, पर अफसोस आपका प्लान फेल हो गया, क्योंकि मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली हैं।
अब आप दोनों चाहे कितनी भी चाल क्यों ना चलने पर मैं कोमल को कभी नहीं छोड़ूंगा। बेटा तू पागल हो गया है उस गरीब लड़की के पीछे। मैं तेरी शादी बहुत अच्छी लड़की से कराऊंगी जो अपनी तरह अमीर होगी। माफ करना माँ, पर मैं आपकी ये ख्वाहिश इस जन्म में पूरी नहीं कर पाऊंगा। आपने कोमल के साथ बहुत बुरा किया है, पर अब कोमल आप दोनों का और अत्याचार नहीं सहेगी। मैं कोमल के साथ अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। रहिए आप अपने इस बड़े घर में अकेले। बेटा मेरी बात सुन, अगर तू चला जाएगा तो हमारा कारोबार कौन संभालेगा? इस तरह से सुमित्रा अमित को काफी रोकने की कोशिश करती है, पर अमित अपनी माँ और भाभी की एक नहीं सुनता और कोमल के साथ घर छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद अमित कोमल के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है और कोमल एक बेहतर जिंदगी जीती है। काजल बहुत काली थी, जिस वजह से कहीं भी उसका रिश्ता नहीं लग पा रहा था। काजल को इस बात का जरा भी दुख नहीं था कि वो काली है। ऐसे ही इस बार फिर से काजल का रिश्ता टूट जाता है तो उसकी माँ शोभा बेहद दुखी हो जाती है। जिसके बाद काजल अपनी माँ से कहती है, माँ तुम दुखी क्यों होती हो? तुम्हारी बेटी ना बहुत काबिल है। अगर मेरी शादी नहीं भी होती है ना तब भी मैं तुम्हारा ख्याल रख लूंगी। पता नहीं भगवान ने कौन से काले स्याही से तेरी किस्मत लिखी है। एक तो तेरा रंग काला, ऊपर से तुझसे कोई शादी भी नहीं करना चाहता। काजल बेटा, मुझे अपनी नहीं तेरी चिंता होती है। तू इतनी बड़ी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी? दोनों माँ बेटी आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी शोभा की सहेली कोमल उसके घर आती है और शोभा की सारी बातें सुन लेती है। शोभा, मैं ये क्या सुन रही हूँ? काजल बिटिया की शादी नहीं हो रही, वो भी इसीलिए क्योंकि वो काली है। अरे कोमल, तू यहाँ तू कब आई? और आने से पहले तूने मुझे बताया भी नहीं। अच्छा हुआ जो मैंने तुझे कुछ नहीं बताया और अचानक से चली आई। अगर मैं तुझे बता कर आती तो तू मुझसे कभी अपने दुख शेयर नहीं करती। मैंने सब सुन लिया है, बात को घुमा मत तू। कोमल, क्या बताऊं, मेरी तो चिंता बढ़ती ही जा रही है। अब तू ही कुछ कर मेरी बेटी के लिए। कोई अच्छा लड़का देखना। मैं कहीं और क्यों देखूं जब अपनी काजल बिटिया का रिश्ता मेरे खुद के बेटे रवि से हो सकता है। तो मैं अपने रवि बेटे से तेरी बेटी की शादी करवाऊंगी। मुझे अपने घर के लिए बिल्कुल संस्कारी बहू चाहिए, न कि गोरी वोरी। मैं काजल को बचपन से जानती हूँ कि काजल कितनी संस्कारी है। क्या कोमल, तू नहीं जानती मुझ गरीब से रिश्ता जोड़कर तूने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। पर क्या मेरी काली बेटी को तेरा बेटा अपनाएगा? ऐसे कैसे नहीं अपनाएगा? माँ हूँ मैं उसकी। अब कोमल जबरदस्ती रवि की शादी काजल से करवा देती है बिना रवि की इजाजत लिए। रवि अपनी शादी से जरा भी खुश नहीं था, पर वो कर भी क्या सकता था। ऐसे ही एक दिन रवि अपने कमरे में तैयार हो रहा होता है, तभी काजल उसके सामने आ जाती है। काजल का काला रंग देखकर रवि को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहता है, तुम यहाँ अचानक? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कितनी बार बोला है तुम्हें कि तुम काली हो, अचानक से मेरे सामने मत आया करो। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन मुझे हार्ट अटैक आ जाए। मैं तो आपका लंच देने आई थी ताकि आप कल की तरह भूले ना। काजल रवि को लंच देकर वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर रवि हर समय काजल से उखड़ा उखड़ा रहता है। ऐसे ही एक दिन, रवि रात के 1 बज रहे हैं, आप अभी तक काम कर रहे हैं, सो जाइए ना, सुबह ऑफिस भी जाना है आपको। तुम मुझे मत समझाओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मेरे पास बहुत सारा काम है और जब तक मेरा काम नहीं हो जाता मैं नहीं सोने वाला। तुम्हें सोना है तो सो जाओ। रवि जी कोई बात है क्या? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आप ना मुझसे उखड़े उखड़े रहते हैं, मुझसे बात नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि या तो मैं आपको पसंद नहीं हूँ या फिर कोई ऐसी बात है जो आप मुझे बता नहीं रहे। तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप मुझे बताइए ना, आखिर बात क्या है। सो जाओ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। रवि के कहने पर काजल चुपचाप सो जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कोमल अपनी बहू के हाथ में सारे पैसे देते हुए उसे कहती है, काजल बहू, अब तू इस घर की बहू है, सारी जिम्मेदारी तेरी है। अब तुझे ही पूरा घर संभालना है, इसीलिए ये सारे पैसे तू तिजोरी में रख दे और इनमें से कुछ पैसे लेकर सब्जी लेने के लिए बाजार चली जा। क्या इतने सारे पैसे तिजोरी में मैं रखूं और अकेली बाजार जाऊं मैं? नहीं नहीं माँ जी, मुझसे नहीं होगा। आप ना इन पैसों को खुद ही रखो
और मेरे साथ मार्केट चलो, मैं अकेले खरीदारी नहीं कर सकती। बहू डरती क्यों है? हमेशा तो मैं ही तेरे साथ बाजार जाती हूँ ना। आज तू अकेली जा, डर मत। अपनी सास के कहने पर आज काजल अकेली बाजार जाती है। काजल सब्जी लेकर घर आने लगती है कि तभी इसकी नजर एक रेस्टोरेंट पर पड़ती है, जहां रेस्टोरेंट के बाहर वह अपने पति को किसी गैर लड़की के साथ बैठकर बातें करते हुए देखती है। रवि ने उस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था। ये देखकर काजल को बहुत अजीब लगता है, इसलिए वो अपने पति पर नजर रखती है और उन दोनों की छुपकर बातें सुनती है। मुझे माफ करना सपना, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। मैं अपनी उस काली बीवी के साथ नहीं रहना चाहता, पर मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो माँ मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देगी। लेकिन रवि, ये सब कब तक चलता रहेगा? तुम अपने साथ साथ ना मुझे और अपनी पत्नी को भी धोखा दे रहे हो। मेरी तो जिंदगी धोखा बन चुकी है। समझ नहीं आ रहा कैसे तुम्हें घर वालों से मिलवाऊं और कैसे काजल को पूरा सच बताऊं। काजल बहुत अच्छी लड़की है, भले ही काली है। मुझे काजल जरा भी नहीं पसंद, पर मुझे उसके लिए दुख होता है कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ और वो बेवकूफ लड़की तो आंख बंद करके मुझ पर विश्वास करती है। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो तुम अपनी उस काली बीबी को अपना लो, या फिर घर में सब कुछ सच सच बता दो। इतना बोलकर सपना वहां से चली जाती है और जब काजल को पता चलता है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है और उसके साथ नहीं रहना चाहता, तो काजल भी पूरी तरह से टूट जाती है और रोती हुई घर जाती है। रात को जब रवि घर आता है तो काजल रवि से सवाल करती है। रवि, सच सच बताना, क्या मैं काली हूँ इसलिए आप मुझे पसंद नहीं करते? काजल, ये सब क्या ड्रामा है? आज फिर तुम्हारा वही ड्रामा शुरू हो गया। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है ना, मुझसे इस तरह की बातें मत पूछा करो। आज मैं पूछूंगी, क्योंकि मैं जिस इंसान से इतना ज्यादा प्यार करती थी ना, वही इंसान मुझे धोखा दे रहा है। और वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझे इसलिए नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि उसे डर है कि उसकी माँ उसे उसकी प्रॉपर्टी से अलग कर देगी। तुम्हें कैसे पता ये सब? अब काजल रवि को सारी बात बताती है। उसके बाद रवि भी उसे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है, जिसके बाद काजल एक बड़ा फैसला लेती है और रवि से कहती है, मैं आपके और सपना के बीच में नहीं आना चाहती और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी ताकि आप सपना के साथ हमेशा खुश रहो। और माँ जी ना आपको प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं करेंगी, मैं उनसे बात कर लूंगी। काजल, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, पर मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। आप मुझसे माफी मत मांगो, क्योंकि गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है कि मैं आप दोनों के बीच आ रही थी। अब काजल सारा इल्जाम अपने ऊपर लेकर रवि को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए उसे बहुत दूर चली जाती है। काजल के जाने के बाद रवि को एहसास होता है कि उसने काजल को धोखा देकर कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि काजल के साथ रहकर कहीं ना कहीं रवि सपना को भूल चुका था और काजल को पसंद करने लगा था। पर जब तक रवि को इस बात का एहसास होता, तब तक काजल उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी।